डोनाल्ड ट्रंप और बेंजामिन नेतन्याहू, ये दो शख्स दुनिया में अगर झूठ बोलने की बारी आए तो टॉप नंबर पे कौन आएगा, डोनाल्ड ट्रंप या बेंजामिन नेतन्याहू? मेरे हिसाब से डोनाल्ड ट्रंप। लेकिन आज पहले बात बेंजामिन नेतन्याहू की। बेंजामिन नेतन्याहू जो इजराइल का प्रधानमंत्री है, जब अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने कहा कि इजराइल के साथ हम भी छोड़ देंगे, इजराइल के साथ दुनिया में कोई देश खड़ा नहीं है, तब बेंजामिन नेतन्याहू का एक बयान आया कि मेरे साथ भारत के 140 करोड़ लोग खड़े हैं, भारत मेरा दोस्त है। आपको लगता है कि ये सच है या बेंजामिन नेतन्याहू ने भी झूठ बोला है? आप लोग बताइए, आपकी क्या प्रतिक्रिया है? ये सच है या झूठ है? मेरे हिसाब से ये झूठ है। भारत की नीति हमेशा से फिलिस्तीन के साथ रही है। भारत में दुनिया के सबसे ज़्यादा बड़ी मुस्लिम आबादी रहती है और भारत के सबसे ज़्यादा जो विदेशी एनआरआई हैं वो खाड़ी देशों में काम करते हैं। सवाल है कि 1 करोड़ वाली आबादी के चलते, इजराइल के चलते, जिसके पास कुछ नहीं है देने के लिए, जो सिर्फ हमें हथियार बेचने का दावा करता था, आखिर हम उसके साथ जाना? कोई भी प्रधानमंत्री 1 दर्जन खाड़ी देश से जिसके पास तेल और गैस है, और ईरान जिसके साथ आज दुनिया खड़ी है, उसके साथ जाना चाहेगा, इजराइल के साथ जाना चाहेगा? उस इजराइल के साथ जिसको अब अमेरिका भी बचाने के लिए तैयार नहीं है। आप सोचिए, भारत के 1 करोड़ लोग लगभग जो हैं वो खाड़ी देशों में रहते हैं। सबसे ज़्यादा तेल और गैस दुनिया में दूसरा भारत देश है जो तेल और गैस का आयात करता है। हमसे ज़्यादा चीन लेता है। और तेल और गैस किनके पास है? ईरान के पास है और खाड़ी देशों के पास है। और एक भी खाड़ी देश फिलिस्तीन इजराइल को पसंद नहीं करता है। तो भारत का कोई भी प्रधानमंत्री, कोई भी विदेश मंत्री, कोई भी डिप्लोमैट्स कभी चाहेगा कि हम इजराइल के साथ जाएं? और पिछला ट्रैक रिकॉर्ड भी देखिए, चाहे वो आरएसएस बीजेपी की ही सरकार रही हो, वाजपेयी रहे हों, उन्होंने फिलिस्तीन के साथ ही अपने रिश्ते को आगे रखा है। हमारी विदेश नीति फिलिस्तीन के साथ रही है। हमारी दुनिया भर में हम बुद्ध की नीति अपनाते रहे हैं, युद्ध की नहीं, बुद्ध की। लेकिन इजराइल क्या है? युद्ध का पक्षधर है। तो ये सबसे बड़ी बात है और हमें लग रहा है कि इजराइल झूठ बोल रहा है। आपको क्या लगता है कि किसी भी कीमत पर भारत, बीच में थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव आता है, लेकिन इसमें दुनिया भर के देशों को भी गलती है। सोचिए 28 फरवरी से पहले जब ईरान पर हमला हुआ और उसके 10 दिन बाद तक दुनिया के किसी देश को अंदाजा था कि अमेरिका हार जाएगा? आपको भी अंदाजा था कि अमेरिका हार जाएगा? हम लोग ये जानते थे कि अमेरिका गलत कर रहा है, हम बोलते थे कि अमेरिका गलत कर रहा है। लेकिन सबसे बड़ा डर बना हुआ था कि क्या अमेरिका के लिए खाड़ी देश लड़ेगा? सोचिए, अमेरिका ने पहले ये सब कर रखा है। हाल ही में उसने वेनेजुएला के राष्ट्रपति का अपहरण कर लिया था, 2-3 घंटे के ऑपरेशन में। एक राष्ट्र के राष्ट्रपति का पत्नी के साथ उसके घर से उठा लाया गया, उसको कैद कर लिया गया। उसके बाद सरेआम ट्रंप कह रहा था कि मैं ग्रीनलैंड पर कब्जा करूंगा। इससे पहले अमेरिका ने हिरोशिमा नागासाकी पर परमाणु बम गिराया था। इससे पहले अमेरिका ने सद्दाम हुसैन को मार डाला था, फांसी दे दी थी उस सद्दाम हुसैन को, जिसको कहकर उसने एक बार ईरान पर हमला करवाया था। लेकिन ईरान उस युद्ध में जीत गया, 8 साल तक युद्ध चला था। उसके बाद जब सद्दाम हुसैन अमेरिका की चालबाजी समझ गए, तब खुद सद्दाम हुसैन को मार दिया। गद्दाफी जो हमेशा अमेरिका के विरोध में खड़ा रहा, उस गद्दाफी को मार दिया गया। अफगानिस्तान पर कब्जा कर लिया गया था, सीरिया पर अमेरिका ने कब्जा कर लिया, तो वियतनाम पर हमला किया और कहीं कुछ नहीं बिगड़ता था उसका। उसके बाद लगने लगा था दुनिया को कि आखिर बिल्ली के गले में घंटी बांधेगा कौन? ये सबसे बड़ा सवाल था और ये वो सवाल था जो दुनिया के सामने था। लेकिन सोचिए 28 फरवरी के बाद, और जब ये युद्ध अब समाप्त तो नहीं कह सकते हम इसको, लेकिन अभी हमले रुक गए हैं, लेकिन अब पूरी दुनिया राहत की सांस ले रही है। अब दुनिया का कोई भी देश अमेरिका के साथ नहीं खड़ा है। पूरा यूरोप कह रहा है कि हम अमेरिका के साथ नहीं हैं, जबकि अभी यूरोप को अमेरिका के हथियारों की ज़रूरत है यूक्रेन के लिए, और यूक्रेन को यूरोप हथियार भी दे रहा, अमेरिका भी दे रहा ताकि रूस को बर्बाद किया जा सके। ये सबको पता है।
लेकिन उसके बावजूद पूरा यूरोप जो है, जो अब तक पिछलग्गू बने हुए था अमेरिका का, वो अमेरिका के खिलाफ है। फ्रांस खिलाफ है, जर्मनी खिलाफ में है, इटली, मेलोनी ने तो 2 कदम आके बढ़कर ट्रंप को कहा कि 1 नंबर का ये डपोर संखी आदमी है, झूठा है, फर्जी बोलता है। ये मेलोनी ने कहा, जो इटली की प्रधानमंत्री हैं। स्पेन ने क्या किया? ब्राजील के राष्ट्रपति लूला ने कहा कि ट्रंप सुनता किसी का है, वो सिर्फ बोलता है, इसलिए मैंने उसको लिखित में कहा है कि मैं तुम्हारे साथ नहीं हूं। सोचिए, ट्रंप ने फीफा वर्ल्ड कप में फीफा के प्रमुख को फोन करके कहा कि हमारे खिलाड़ी को ग्रीन कार्ड, रेड कार्ड दिखाओगे तो सोच लो क्या होगा। बाद में उस रेड कार्ड को वापस लिया गया। यह भी इतिहास में पहली बार हुआ है। तो ट्रंप मानसिक रूप से दिवालिया हो चुका है। और जब पूरी दुनिया अमेरिका का साथ छोड़ चुका है और अमेरिका इजराइल का साथ छोड़ने की बात कह रहा है, ऐसे में कौन खड़ा रहेगा? और भारत क्यों जाएगा अमेरिका के साथ, जिसने हमारे लोगों को हथकड़ी लाकर भेजा, जहां 1 लाख लोग अभी भी मुश्किल में हैं। रोज वो हमें ट्रेड डील के लिए कहता है। युद्ध से पहले तो भारत के प्रधानमंत्री का वो के बारे में रोज वो अनाप शनाप बयान देता था। तो सोचिए, जब अमेरिका ने इजराइल का साथ छोड़ दिया है, यूरोप ने पूरा अमेरिका का साथ छोड़ दिया है, अफ्रीका का कोई भी देश अमेरिका के साथ खड़ा नहीं है, लैटिन अमेरिकी देश ब्राजील, मैक्सिको, सब के सब उसने अमेरिका का साथ छोड़ दिया है। और ऐसे में अमेरिका रोज धमकी देता है कि हम इजराइल के साथ नहीं जाएंगे, इजराइल के साथ कोई नहीं है हमारे अलावा, अगर हमने इजराइल को छोड़ दिया तो इजराइल बर्बाद हो जाएगा। उसके साथ भारत का जाना कहां तक सही रहेगा? और मुझे नहीं लगता है कि भारत की विदेश नीति इतनी अभी कमजोर है, सत्ता आती जाती रहती है। आरएसएस की पसंद हो सकता है, जर्मनी के हिटलर भी उनकी पसंद थे और इजराइल भी उनकी पसंद हो सकती है, लोग ताकत के पुजारी हैं। लेकिन सत्य सत्य होता है। बुद्ध ने कहा है, सत्य पराजित थोड़े देर के लिए पीछे हो सकता है, लेकिन पराजित नहीं हो सकता है। सत्य सत्य होता है, अर्ध सत्य कुछ नहीं होता है। सच सच है, सच एक ही होता है। और वो सच ये है कि भारत इंसानियत के साथ रहा है। भारत की नीति युद्ध की नीति नहीं है, बुद्ध की नीति है। और भारत कभी भी ताकत के पीछे पीछे नहीं चला है। भारत ने एक अपनी लकीर खींची है। एक तरफ जब अमेरिका था, दूसरी तरफ चीन था, तब भारत के साथ 100 से ज़्यादा देश थे, नैम कंट्रीज। तो ये भी सच्चाई है। और मैं इसलिए कह रहा हूं कि बेंजामिन नेतन्याहू झूठ बोल रहा है। और भारत खाड़ी देशों के साथ अच्छे रिश्ते थे, रहेंगे। ईरान के साथ अच्छे रिश्ते थे और रहेंगे, ये सच है। समय थोड़े बहुत हालात इधर उधर हो सकते हैं, लेकिन बेंजामिन नेतन्याहू झूठ बोल रहा है, उसके साथ अब कोई नहीं है। और भारत तो मुझे लगता है कतई उसके इस पाप में हिस्सेदार नहीं बनेगा जिसने फिलिस्तीन में बम बरसाए हैं, मासूम बच्चों को मारा है। भारत के ही एक जस्टिस मुरलीधर, जो अब यूनाइटेड नेशंस में है, उन्होंने बाकायदा डेटा दिया है कि कितने बच्चे, महिलाओं, बुजुर्गों को फिलिस्तीन में मारा गया है। फिलिस्तीन में जेनोसाइड किया है बेंजामिन नेतन्याहू ने। उन्होंने खुद कहा है कि बेंजामिन नेतन्याहू जो है वो जेनोसाइड का दोषी है। इंटरनेशनल जस्टिस कोर्ट ने भी बेंजामिन नेतन्याहू को दोषी ठहराया है। अपने ही देश में उस पर सबसे बड़े बड़े आरोप हैं। तो मैं फिर कह रहा हूं, भारत की विदेश नीति साफ रही है और भारत हमेशा से फिलिस्तीन के साथ रहा है। कम से कम अमेरिका से भी हमारा उतना दोस्ती नहीं रहा है। याद कीजिए, पाकिस्तान से युद्ध के समय अमेरिका ने पाकिस्तान का साथ दिया था, भारत के साथ रूस खड़ा था। तो भारत हमेशा से न्याय के साथ रहा है, इंसानियत के साथ रहा है, और यही भारत की मजबूती है, यही भारत की पहचान है। जैसे पूरी दुनिया में हमारी सेना के शौर्य और साहस के चर्चे हैं, कहानियां सुनाई जाती है, वही भारत के शांति सेना के रूप में दुनिया भर में हमारी सेना का सम्मान है। जब दुनिया में कहीं कन्फ्लिक्ट होता है, युद्ध होता है, तो शांति सेना के रूप में भारतीय सेना को प्राथमिकता दी जाती है, क्योंकि वो मानवीय गुणों को भी समझते हैं। वही उनके शौर्य और साहस की भी कहानियां दुनिया भर में सुनाई जाती है। उसी तरह से भारत बुद्ध की नीति से चलता है। भारत हमेशा से न्याय सत्य के साथ रहा है
और फिलहाल मुझे नहीं लगता है कि वो किसी कीमत पर इजराइल के साथ जाएगा। बेंजामिन नेतन्याहू के साथ जब कोई नहीं है तो वो भारत का आड़ ले रहा है। जबकि आपको बता दें कि खामनेई की शहादत में जो भारत की टीम गई है उसके लिए ईरान ने शुक्रिया कहा है, और साथ ही ईरान ने कहा है कि भारत की मीडिया जो खबरें चला रही हैं कि हमारे पास रोटी नहीं है, वो भी फेक है। 3000 लोगों की मौत हुई है, कब्रें खुद रही है, ये भी फेक खबरें हैं। तो टीवी अखबार का बस चले तो हमारी रिश्ते नेपाल से ख़राब कराया, श्रीलंका से ख़राब कराया, अब वो ईरान से भी ख़राब करा देगा। ये वही लोग हैं जो इजराइल में जाकर फ़िलिस्तीन पर बमबारी का आनंद ले रहे थे। इनको तो देखना ही आप बंद कर दीजिए। अपनी राय जरूर दीजिएगा। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।